चलिए समझते हैं भारत की जीडीपी की इस बड़ी पहेली को, जहां ग्रोथ के आंकड़े एक कहानी कहते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और। कहानी शुरू होती है 2026 की शुरुआत से। एक बड़ी खबर आती है। अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रहेगी। जाहिर है इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया। लेकिन ठीक उसी वक्त बाजार कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। एक तरफ तो जश्न मन रहा था कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिर रहा था। विदेशी निवेशक $1 बिलियन लेकर निकल गए थे और आरबीआई को रुपया बचाने के लिए डॉलर बेचने पड़ रहे थे। दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीर। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस पूरी पड़ताल के दिल में है। अगर अर्थव्यवस्था वाकई इतनी जोरदार रफ्तार से बढ़ रही है, तो फिर आम लोगों को इसका एहसास क्यों नहीं हो रहा है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम 4 हिस्सों में से देखेंगे। पहले समझेंगे इस विरोधाभास को, फिर देखेंगे कि क्या गिनती में ही कोई गड़बड़ है, उसके बाद जमीनी हकीकत को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले इसी केंद्रीय विरोधाभास को थोड़ा और करीब से देखते हैं, मतलब सरकारी आंकड़ों और आम जनता के अनुभव के बीच ये जो फासला है उसे समझते हैं। देखिए, हेडलाइंस चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए हकीकत क्या है? आमदनी है कि बढ़ नहीं रही, खर्चे आसमान छू रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रहीं और जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये हो सकता है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उन्हीं में कोई गड़बड़ हो? क्या डेटा हमें पूरी सच्चाई बता रहा है? चलिए जरा इसकी पड़ताल करते हैं। और देखिए, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग आता है सीधे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ ने भारत के नेशनल अकाउंट्स डेटा को सी ग्रेड दिया है। ये ग्रेड फेल होने से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। तो आईएमएफ ने ये सी ग्रेड क्यों दिया? इसके पीछे कुछ ठोस वजह बताई गई हैं, जैसे बेस ईयर का बहुत पुराना होना, महंगाई को एडजस्ट करने के तरीकों में खामियां, और सबसे बड़ी चुनौती हमारे विशाल असंगठित क्षेत्र को ठीक से माप न पाना। इस पूरी समस्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा है असंगठित क्षेत्र से। आप सोचिए, हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा यहीं से आता है। फिर भी जब जीडीपी की गिनती होती है तो इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मान लिया जाता है कि अगर संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है तो असंगठित क्षेत्र भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा होगा। लेकिन ये सोच कितनी खतरनाक है, खासकर तब जब हम नोटबंदी, जीएसटी और कोविड जैसे बड़े झटकों को देखते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा मार इसी असंगठित क्षेत्र पर पड़ी है। तो ठीक है, अगर डेटा पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर जमीनी हकीकत क्या इशारा कर रही है? असल दुनिया के इंडिकेटर्स क्या बताते हैं? ये तस्वीर के शेप्ड रिकवरी की कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ रॉल्स रॉयस और मर्सिडीज जैसी लग्जरी चीज़ों की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ स्कूटर और छोटी कारों जैसी आम ज़रूरत की चीज़ों की बिक्री ठप पड़ी है। ये साफ दिखाता है कि समाज के अलग अलग तबकों के बीच आर्थिक खाई कितनी बढ़ रही है। इतने अच्छे ग्रोथ के आंकड़ों के बावजूद निवेश के ट्रेंड्स भरोसे की कमी दिखाते हैं। पिछले साल विदेशी निवेशकों ने 1.66 लाख करोड़ रुपए निकाले और देश की कंपनियों का निवेश भी जीडीपी के हिस्से के तौर पर कम हुआ है। अब नौकरियों के संकट का अंदाजा लगाने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। हाल ही में इंडियन रेलवे ने करीब 10,000 नौकरियों के लिए विज्ञापन निकाला, और उन 10,000 नौकरियों के लिए अप्लाई कितने लोगों ने किया? 1,20,00,000। ये अनुपात हैरान करने वाला है। हर एक नौकरी के लिए 1200 से ज्यादा उम्मीदवार। ये दिखाता है कि देश में अच्छे काम को लेकर कितनी हताशा है। तो असली मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी का नहीं है, ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, जिसे सरकारी आंकड़े अक्सर पकड़ नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास काम तो हैं, लेकिन ऐसा काम जो उनके हुनर या उनकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करता, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे नौकरियों का इंजन माना जाता था, वो भी अपने टारगेट से बहुत पीछे है। लक्ष्य था कि 2022 तक ये जीडीपी का 25% होगा, लेकिन ये आज भी 17% पर ही अटका हुआ है। ग्रोथ की कहानी में ये एक और बड़ी कमी है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? इस फासले को पाटने के लिए क्या रास्ते सुझाए गए हैं? यहां पर एक सीधा साधा 5 स्टेप का प्लान सामने रखा गया है। शुरुआत होती है डेटा को दुरुस्त करने से, यानी असंगठित क्षेत्र का सर्वे करो, डेटा कलेक्शन को ठीक करो,
फिर असल आर्थिक ड्राइवरों पर ध्यान दो, जैसे आम लोगों की मांग बढ़ाना और मेक इन इंडिया 2.0 को सही से लॉन्च करना। और आखिर में असमानता को कम करना ताकि विकास सबका हो। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच्ची तरक्की सिर्फ आंकड़ों में है, या फिर सही सवाल पूछने और मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने में है, ताकि हम सब के लिए एक मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था बना सकें?